चलिए शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके का हलचल इस समय मचा हुआ है। आपको ध्यान होगा कि जब से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जो बॉम्बे के जो पूर्व पुलिस कमिश्नर है परमवीर सिंह ने एक चिट्ठी के द्वारा उन पर जो आरोप लगाए थे कि वो हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही चाहते थे बार्स और रेस्टोरेंट से, और तमाम तरीके के जो एलिगेशंस उन्होंने लगाए हैं, उसके बाद बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति ही पूरे देश का इस समय केंद्र बिंदु बन गई है। कल आपने देखा था कि किस तरीके से शरद पवार ने कहा और ये बताया कि नहीं, अनिल देशमुख के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं क्योंकि वो अस्पताल में थे। और आज देवेंद्र फडणवीस जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है महाराष्ट्र विधानसभा में, तो आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि उनके पास इस बात का प्रूफ है और प्रूफ के तौर पर उन्होंने वीआईपी मूवमेंट को ट्रैक किया है और वीआईपी मूवमेंट के द्वारा उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक अनिल देशमुख 17 फरवरी को सह्याद्री गेस्ट हाउस गए थे। ये पहली इन्फॉर्मेशन दी थी। और फिर उन्होंने कहा है कि 15 तारीख को वो मुंबई एक प्राइवेट प्लेन से आए थे और उसके बाद जो उनके पास खबर है वो ये है कि 24 फरवरी को वो मंत्रालय भी गए हैं। यानी कि ये जो कहा जा रहा है कि वो होम क्वारंटीन में थे, क्योंकि आज अनिल देशमुख ने अपना एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने यही कहा कि नहीं, वो 15 से 27 फरवरी तक वो होम क्वारंटीन में थे और वो किसी से मिले नहीं। तो ये जो देवेंद्र फडणवीस के आरोप हैं उनके खिलाफ, ये उस चीजों को बिल्कुल बेनकाब करते हैं। इसके अलावा जो फडणवीस ने एक और जो बात कही है और जिस पर सीबीआई इंक्वायरी की मांग कही है वो है ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे को लेकर। अभी तक तो एक्सटॉर्शन रैकेट की जो बात थी कि अनिल देशमुख एक एक्सटॉर्शन रैकेट चलाते हैं, पब्स और बार्स के थ्रू वो 100 करोड़ हर महीने की उगाही चाहते थे पुलिस ऑफिसर से। और अब जो एक दूसरा आरोप देवेंद्र फडणवीस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया है वो ये है, और उन्होंने नाम लेकर कहा है कि जिन लोगों को इंटेलिजेंस विभाग की कमिश्नर रश्मि शुक्ला ने ट्रैप किया था, तो ठाकरे सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें मनमाफिक ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स दे दिया। और फडणवीस ने कहा है इस पूरे ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में वो एक सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द वो गृह सचिव से, केंद्रीय गृह सचिव से मिलेंगे और उनके पास लगभग 6.3 GB डेटा की रिकॉर्डिंग्स हैं और कई डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो गृह मंत्रालय को सौंपना चाहते हैं। और ये जो पूरा मामला है कि किस तरीके से जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती हैं, पैसे का लेन देन होता है, इन सारी बातों का उल्लेख उसमें किया गया है। और साथ में ये भी कहा गया कि कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस ने पहले ये जो रिपोर्ट है वो डीजी महाराष्ट्र को दी थी। उसके बाद सीएम उद्धव ठाकरे को ये बात बताई गई, उन्होंने चिंता भी जताई, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये तमाम तरीके के एलिगेशंस हैं, लेकिन ये जो मामला है ये धीरे धीरे आप देखिए और उलझता जा रहा है। और जो मूलभूत सवाल है कि क्या सचिन वाजे की मुलाकात अनिल देशमुख से हुई थी, वो सवाल अपनी ही जगह बना हुआ है। लेकिन जो एक दूसरी तरीके की जो राजनीति इस समय अनिल देशमुख को लेकर हो रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी का पूरा फोकस है वो किसी न किसी तरीके से अनिल देशमुख को बेनकाब करना, एनसीपी पर प्रेशर डालना कि एक नैतिक दबाव बनाकर और भ्रष्टाचार के मामले को आगे बढ़ाकर एनसीपी पर इतना दबाव डाल दिया जाए। और अगर आप एनसीपी को कमजोर करेंगे तो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की जो सरकार है वो अपने आप कमजोर हो जाती है, क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि एनसीपी ही सबसे बड़ा पावर सेंटर है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार में। 3 पार्टीज का कोएलिशन है, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी। लेकिन जो केंद्र बिंदु है, जो पावर सेंटर है, वो असली पावर सेंटर अनिल देशमुख बनाम एनसीपी का ही है, जो शरद पवार इस समय पूरा वो चलाते हैं। लेकिन शरद पवार का जो ये कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नहीं, अनिल देशमुख के जो खिलाफ जो आरोप है वो बेबुनियाद है, तो आज फडणवीस ने ये कहा कि शरद पवार एक बड़े नेता हैं, उनको गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी और उनसे लगता है कि शरद पवार की जो छवि है वो भी खराब होती है क्योंकि उनको गलत तरीके की इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो ये जो पूरा मामला है, आज एक और बॉम्ब उन्होंने गिरा दिया है, बिल्कुल ऐसा लगता है अनिल देशमुख के ऊपर, क्योंकि अब ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला आ गया है। इसके पहले एक्सटॉर्शन ब्रैकेट का मामला सामने आया था। तो कुल मिलाकर जो बीजेपी की मुहिम है वो ये लग रही है कि किसी न किसी तरीके से महाराष्ट्र विकास सरकार पर
जो विकास अघाड़ी की सरकार है उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और दिखाया जाए कि किस तरीके से जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि कल सत्य हिंदी पर हमने नवाब मलिक का इंटरव्यू किया था, जो कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं और एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। और उन्होंने कहा कि जो परमवीर सिंह का जो लेटर है, जो चिट्ठी उन्होंने लिखी थी उद्धव ठाकरे को, वो बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, वो किसी व्यक्तिगत दबाव में है। और जो एक बहुत अहम बात उन्होंने कही कि अभी हाल में परमवीर सिंह दिल्ली गए थे और दिल्ली में जाकर जिन लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, ऐसा लग रहा है कि वही वो लोग हैं जो उन पर दबाव डाल रहे हैं। एक व्यक्तिगत दबाव में है परमवीर सिंह। लेकिन जो पूरा एक इसको अगर पॉलिटिकल प्रिज्म से अगर इस पूरी स्टोरी को देखें तो ये उसी कड़ी का एक और पहलू है जहां पर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार को गिराने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। सुशांत सिंह राजपूत के केस का मामला देख लीजिए, कंगना रनौत का मामला देख लीजिए, सचिन वाजे का आया। अब सचिन वाजे के पूरे इस केस में अनिल देशमुख एक नया केंद्र बिंदु बन चुके हैं कि होम मिनिस्टर को ये सारी बातें पता थी, उनसे मिले थे। और उसके अलावा जो नए भ्रष्टाचार के आरोप आ रहे हैं, एक्सटॉर्शन ब्रैकेट, फिर ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग्स का मामला, अब देखना यह है कि क्या केंद्र सरकार इस पर सीबीआई इंक्वायरी की जो मांग देवेंद्र फडणवीस ने की है, उस सीबीआई इंक्वायरी के लिए सरकार मानती है या नहीं मानती। और अगर सीबीआई इंक्वायरी से कुछ निकलता है तो वो क्या चीज होगी। क्या राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी महाराष्ट्र में चल रही है। और जो एक सबसे जो अहम सवाल है जो बार बार उठता आया है कि क्या महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार को डिस्टेबलाइज करने में इस समय बीजेपी या केंद्र सरकार लगे हुए हैं। तो ये सारी बातें इस समय एक बिल्कुल उलझते हुए तार की तरह नजर आ रही हैं। लेकिन हाँ, जहां तक सचिन वाजे का मामला है तो एक तरफ जो हिरेन मनसुख की हत्या या आत्महत्या का जो पूरा मामला है उस पर एनआईए और एटीएस दोनों की जांच चल रही है। अब जांच में क्या निकलता है, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति इस समय इतनी रोचक हो चुकी है कि उसने पश्चिम बंगाल में और असम के जो इलेक्शंस हैं उसे भी पीछे छोड़ दिया। अब बात करते हैं असम के चुनाव की। जी हाँ, आज जेपी नड्डा असम में मौजूद थे और आज उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया, जिसको कि वो संकल्प पत्र कहते हैं। तो इस संकल्प पत्र में बहुत सारी घोषणाएं उसमें की गई हैं कि कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, उसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं, महिलाओं का सशक्तिकरण की बात कही गई है और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कही गई है। लेकिन जो एक चीज बिल्कुल गायब थी उस मैनिफेस्टो से, वो थी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उसके बारे में कहीं भी एक लाइन का जिक्र नहीं था। लेकिन जब रिपोर्टर्स जो वहां पर मैनिफेस्टो रिलीज के दौरान जो मौजूद थे और उन्होंने जब जेपी नड्डा से ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये एक सेंट्रल लेजिस्लेशन है और हम एक करेक्टेड एनआरसी असम के लिए लेकर आएंगे ताकि असम के जो इंडिजिनस लोग हैं, जो वहां के नेटिव्स हैं, उनको अच्छे से उनकी सुरक्षा की जाए और जो अहोम कम्युनिटी है उसको बचाया जाए। यानी कि सीए और एनआरसी, जिस पर हमने देखा था कि पिछले साल इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ था और यहां तक कि कितनी मौतें भी हो गई, कस्टोडियल डेथ्स की बातें सामने आई थी और इतनी बड़ी संख्या में जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसके मामले में बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था वो बिल्कुल शांत था। उसमें एक लाइन का भी कहीं भी मेंशन नहीं है। इसके अलावा डिलिमिटेशन प्रोसेस की बात कही गई है, असम को आत्मनिर्भर असम बनाने की बात कही गई है, लेकिन सीए बिल्कुल नदारद था उसमें कि बिल्कुल इसके बारे में एक लाइन का भी मेंशन नहीं है। और वहीं अगर आप पश्चिम बंगाल का अगर आप मैनिफेस्टो देखें तो वो बिल्कुल इसका उलट है। उन्होंने कहा है कि सीए को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इनफैक्ट पश्चिम बंगाल में जो नई सरकार बनेगी उसकी जो पहली कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें सीए को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और उसमें यह भी कहा गया था कि जो माटुआ कम्युनिटी है उसको, जो उनकी जो एक लंबी चौड़ी डिमांड थी कि उनको एक रेफ्यूजी का स्टेटस दिया जाए, तो उसको लेकर भी तमाम बातें हुई थी। और साथ में आपको ये बता दें, यहाँ पर असम के परिप्रेक्ष्य में ये समझना जरूरी है कि जो अपर असम का इलाका है, अपर असम में लगभग 47 सीट्स आती हैं और ये वो 47 सीट्स हैं जो कि सीए के प्रदर्शन का हॉटबेड माना जाता था, केंद्र बिंदु माना जाता था, एपी सेंटर था जिस समय नागरिकता कानून को लेकर वहां पर प्रदर्शन चल रहे थे। तो वहां के जो लोग हैं वो प्रदर्शन नागरिकता कानून को जो लेकर हुए थे वो अभी भूले नहीं हैं।
आपको बता दें, आपको ध्यान होगा अगर वो सारे विजुअल्स अगर आपको याद हो कि किस तरीके से लाइन में लगकर लोगों ने अपने कागजात जुटाने की कोशिश की थी। जो लोग कागजात नहीं जुटा पाए थे वो फॉरेनर ट्राइब्यूनल में किस तरीके से जूझ रहे थे, इसको लेकर कितने विरोध प्रदर्शन हुए, कितनी मौतें हो गई, 5 जो नवयुवक थे वो उसमें मारे गए थे। तो वो जो तस्वीरें हैं वो अभी असम की जनता की याददाश्त से अभी गई नहीं है। और तमाम ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी उस पूरे सीए के इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, उनको फ्रीबीज देकर और उनको लोक लुभावन की जितनी भी टैक्टिक्स हो सकती हैं उससे वो ध्यान भटकाने की कोशिश करी जा रही है ताकि सीए एक इलेक्शन इशू ना बने। लेकिन बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि सीए कोई इलेक्शन इशू है ही नहीं। तो अगर मैनिफेस्टो से गायब है तो आज सवाल ये उठता है कि जो सीए को लेकर तमाम विरोध प्रदर्शन हुए थे और जिसको इतना एरोगेंटली उस समय बीजेपी ने डिफेंड किया था, तो वो किस लिए किया था? क्या वोटों के ध्रुवीकरण को लेके किया था, या फिर बीजेपी की सरकार बिल्कुल सीरियस थी ही नहीं और सिर्फ एक चुनावी प्रोपेगेंडा की तरह उसने लाने की कोशिश की थी? तो ये तमाम सवाल सबके सामने हैं। और पिछले बार जो ट्राइबल जनता है असम की, उसने बीजेपी को ऑन मैस वोट किया था और उनका जो 3 स्लोगन था उस समय कि जाटी, माटी और भेटी, तो वो जो एम्प्टी प्रॉमिसेस बीजेपी ने किए थे, वो जो तमाम वायदे उनको किए थे, वो वायदे आज भी पूरे नहीं हुए हैं। और ऊपर से जो अपर असम का जो ये इलाका है जहां पे 47 सीट्स का मैंने कहा कि जो हॉटपेट था सीए के विरोध प्रदर्शन को लेकर, तो अगर यहां पर बीजेपी को नंबर्स नहीं मिलते हैं तो हो सकता है कि बीजेपी को असम में सरकार बनाना मुश्किल हो जाए। लेकिन बहरहाल बीजेपी की जो खोखली राजनीति है वो इससे बहुत एक्सपोज होती है कि आपने सीए की जो बिल था वो आपने संसद से पारित कर दिया, विरोध प्रदर्शन हुए, उसको आपने बिल्कुल वोसिफरसली डिफेंड किया, लेकिन जब चुनाव की बारी आई तो आपने अपने मैनिफेस्टो में उसके बारे में एक लाइन भी नहीं लिखी। तो ये क्या ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी खेल रही थी, लोगों को मिसलीड करने की कोशिश कर रही थी? क्या होगा उन लोगों का? क्या वो लोग अपना दर्द भूल जाएंगे कि कैसे घंटों वो लाइन में खड़े होकर और अपने कागजात जुटा रहे थे? ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको अब कागजात मिले ही नहीं थे। तो वो जो तमाम चीजें हैं वो बीजेपी के दावों को और खोखला करती हैं और बीजेपी की छवि पर कहीं ना कहीं दाग जरूर लगता है। लेकिन क्या बीजेपी को इस मुद्दे पर लोग वोट कर पाएंगे? क्या वो जो वायदे बीजेपी ने किए थे, क्या उनको जो असम की जनता है वो भुला देगी कि सीए पर इतना विरोध प्रदर्शन हुआ और इसको लेकर जमकर जो इतना बवाल हुआ था, आज के असम की जनता उसको भुला देगी? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।